आज के मुख्य समाचार। बीएमसी केंद्र से दूध खरीद बंद करने का फैसला किसान विरोधी। दिव्यांग अधिकारों की रक्षा के लिए शिमला में होगा विशाल प्रदर्शन। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमाचल में मौसम ने ली करवट। केंद्र सरकार ने हिमाचल के विकास के लिए दी अभूतपूर्व सहायता, जेपी नड्डा। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, शिमला में चला विशेष स्वच्छता अभियान। जेपी नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। अब समाचार विस्तार से। आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र कुमार ने प्रदेश सरकार द्वारा बीएमसी केंद्र से दूध खरीद बंद करने के निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे किसान विरोधी, महिला विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से हजारों दूध उत्पादक किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार से तत्काल इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। विधायक लोकेंद्र कुमार ने जारी बयान में कहा कि एक और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुआ कांग्रेस सरकार किसानों तथा महिला स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूध उत्पादक किसानों को 2-2 महीने तक उनके दूध का भुगतान नहीं मिल रहा है और अब सरकार दूध खरीद बंद करने जैसी नीति अपनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को और अधिक कमजोर करने का भी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दूध उत्पादन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हजारों परिवार अपनी आजीविका के लिए दुग्ध व्यवसाय पर निर्भर है। ऐसे में सरकार द्वारा दूध खरीद बंद करने का निर्णय सीधे तौर पर किसानों की आय और उनके परिवारों के जीवन यापन पर चोट करने वाला है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कठिन परिस्थितियों में पशुपालन को बढ़ावा दिया और लगातार दूध उत्पादन में वृद्धि की है, लेकिन सरकार इस बढ़ते उत्पादन के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं करने में पूरी तरह विफल रही है। लोकेंद्र कुमार ने कहा कि यदि प्रदेश में दूध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है तो यह किसानों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है, लेकिन सरकार ने इस बढ़ते उत्पादन के प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए कोई दूरदर्शी योजना तैयार नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं और कुप्रबंधन का बोझ किसानों के सिर पर डाल रही है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार, विधायक आनी विधानसभा क्षेत्र आउटर सराज। पिछले कल सरकार से आदेश आया है, जो सरकार का सुख की सरकार का एक तुगलकी फरमान जो आया है, जारी हुआ है कि मंगलवार को दत्तनगर के जितने भी बीएमसी है उसके अंतर्गत जो दूध नहीं खरीदा जाएगा, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। आप एक तरफ से महिला किसानों को और दूध उत्पादक किसानों को कह रहे हैं कि हम आपकी आय को दुगना कर रहे हैं, हम आपकी आय को बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ से 2-2 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है। अभी भी हमारे क्षेत्र में 2 महीनों से पेमेंट नहीं मिल रही है। हमारे क्षेत्र से हमारे मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन भी संबंध रखते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा दत्तनगर का प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी पहले 25,000 लीटर थी, पूर्व की सरकार ने उसकी कैपेसिटी को बढ़ा के जो है 50,000 लीटर किया था, परंतु वर्तमान की सरकार ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। और जब मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि हमारे क्षेत्र में कितना दूध जो है प्रतिदिन पैदा होता है, तो जवाब में मिला था कि 1 लाख लीटर दूध हमारे क्षेत्र से पैदा होता है, परंतु सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब इस बहाना ढूंढ रही है कि किस तरीके से जो है 4 दिन जो है, महीने के 4 दिन को जो है दूध को बंद किया जाए, और आने वाले समय में जो और भी तुगलकी फरमान होने वाले हैं। 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा प्रत्येक किसान से, और दूसरी तरफ से हमारी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार जो है सब्सिडी दे रही है कि आप जो है डेयरी खोले, डेयरी फार्म बनाएं, ताकि किसानों की आय दुगनी हो, वो आत्मनिर्भर बने, अपना काम करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। परंतु प्रदेश की सरकार किस तरीके से, चाहे वो हमारा किसान हो, बागवान हो, युवा हो, किस तरीके से उसको नीचा दिखाया जाए, इसके ऊपर काम कर रही है। और इसी तरीके का फैसला पिछले कल जो उन्होंने लिया है कि हम जो है इन जो बीएमसी सेंटरों को जो है मंगलवार को बंद कर रहे हैं। और आज का पूरा दिन का जो 1 लाख लीटर दूध जो आनी विधानसभा क्षेत्र से और
करोड़ों से जो इकट्ठा होता है, उस दूध का खामियाजा कौन भुगतेगा? मैं ये प्रश्न सीधे तौर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आने वाले समय में आप इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं? मैं सभी दूध उत्पादकों से भी अपील करना चाहूंगा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अब मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपसे खड़ी है, और मैं ये भी अपील करना चाहूंगा अपने जो हमारे दूध उत्पादक है और जो दूसरे राजनीतिक दल है और जो दूसरे जो प्रगतिशील या हमारे जो दूध के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं, हम सब ने इकट्ठे होकर मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, ताकि जो हमारा दूध उत्पादक किसान है, जो हमारा महिला किसान है, जिसको उसकी जो उसका मेहनत आना उसको मिलना चाहिए, उसको जो सुबह से शाम तक वो मेहनत करती है उसको मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए। इस लड़ाई को हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे, ताकि जो सुख की सरकार है, जो बार बार अपना तुगलकी फरमान गरीबों के ऊपर जारी करने की कोशिश कर रही है, ये अपने इस फरमान से पीछे हटे, ताकि आने वाले समय में हमारा क्षेत्र अच्छे तरीके से तरक्की करे। और मैं ये भी मांग करना चाहता हूं कि अगर सरकार को ये मालूम है कि हमारे पास जो लगातार दूध बढ़ रहा है, तो आज तक सरकार ने दत्तनगर मिल्क प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, और उनके जो सरकार के नुमाइंदे हैं और जो सरकार का तंत्र है, जो मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनसे भी मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने अपने दत्तनगर के मिल्क प्लांट को बढ़ाने के लिए अभी तक क्या रूपरेखा तैयार की है? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लंबे समय से लंबित रेणुका बांध परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया है। इस परियोजना के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा लोहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना के लिए 1800 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है और इसका निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और उच्च तकनीकी संस्थानों के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, जबकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT परियोजना पर कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 255 किलोमीटर लंबी रेल परियोजनाओं पर 13,168 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। नड्डा ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शिमला, पालमपुर और बिलासपुर सहित 4 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से विकसित भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर प्रतिवर्ष लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 820 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न योजनाओं और निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश को 360 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार इन निधियों का पूरा उपयोग नहीं कर सकी। मैं हिमाचल के संदर्भ में बात करूं तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यहां एक धारणा बनाई जा रही है और सुखविंदर जी की सरकार अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं और भारत सरकार का मंत्री होने के नाते, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का एक मंत्री होने के नाते जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बढ़ चढ़कर हिमाचल को हमेशा समर्थन दिया है, आर्थिक सहायता दी है और जो ड्यू नहीं है वह भी देने का प्रयास हिमाचल को किया गया है। और मैं यह भी आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है और हिमाचल के लिए तो कदापि नहीं है, वैसे किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन हिमाचल मोदी जी के लिए विशेष स्थान रखता है, ये आप सब जानते हैं। मैं आपके सामने से कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। 2024-25 के साल में 2,381 करोड़ रुपए
स्पेशल असिस्टेंस के रूप में भारत सरकार ने हिमाचल को दिया है। उसी तरीके से 2024-25 में ही एनडीआरएफ से पोस्ट डिजास्टर रिकवरी के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2006 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं और एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में 2150 करोड़ रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, आज नेशनल हाईवेज का जाल बिछाया जा रहा है। 4 लेनिंग में हिमाचल प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपीस स्पेंड हुए हैं और 668 किलोमीटर्स 4 लेन्स बनी है। 668 किलोमीटर्स इंपॉर्टेंट मेजर कॉरिडोर्स पे काम चल रहा है। प्रदेश को क्रिस क्रॉस किया गया है कनेक्टिविटी के दृष्टि से, कीरतपुर से लेकर के मनाली तक, शिमला से लेकर के धर्मशाला तक, पठानकोट से मंडी, शिमला से मटौर, पिंजौर, बद्दी, नालागढ़, परवाणु, सोलन, शिमला, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 4 लेन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और हिमाचल की जनता को कनेक्टिविटी मिलने के लिए मुख्य रूप से काम हुआ है। हाइडल प्रोजेक्ट की दृष्टि से अगर हम जाने, आप सब पत्रकार रेणुका डैम के बारे में लंबे समय से लिखते रहे। रेणुका डैम को नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और 7,000 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हो चुके हैं। हमारे लूरी स्टेज 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 1,800 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और काम चल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर ऑपरेशनल हो रहा है, 531 करोड़ रुपीस उसमें भी खर्च हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऊना, इसको 13 अक्टूबर 2022 को डेडिकेट कर दिया गया है। स्मार्ट सिटीज में शिमला और धर्मशाला जहां इंक्लूड हुए हैं, वहीं 1,188 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। उसी तरीके से रेलवेज में इसी साल हिमाचल के लिए 2,911 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 2,911 करोड़ रुपीस। 4 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। 255 किलोमीटर की रेल लाइन में 13,168 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अमृत भारत के स्टेशन 4 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बनाया जा रहा है, जिसमें अंब अंदौरा आता है, बैजनाथ पपरोला आता है, पालमपुर आता है, शिमला आता है। ये सब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से वंदे भारत जो 165 से ज्यादा ट्रेन चल रही हैं, उसमें हिमाचल में भी दिल्ली अंब अंदौरा ये ट्रेन ऑपरेशनल है। इलेक्ट्रिसिटी में सूर्य घर योजना में बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत छोटी अवधि में 10,339 घरों के रूफटॉप्स पर सोलर पैनल्स लग चुके हैं। सब्सिडी 73 लाख की सब्सिडी दी जा चुकी है। हेल्थ केयर पर मैं विशेष करके आना चाहूंगा। हेल्थ केयर में एम्स बिलासपुर 1400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार है, ऑपरेशनल है। 2,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उस पर खर्च हो रहे हैं। रेकरिंग कॉस्ट उसका 2,000 करोड़ रुपए है प्रति साल का। 547 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। कुल मिलाकर के देश में 820 मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। चंबा, नाहन और हमीरपुर को 547 करोड़ रुपीस देकर के इन हॉस्पिटल्स को, इन मेडिकल कॉलेजेस को भी चलाया गया है। पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर पर काम तीव्र गति से चल रहा है। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो चमियाना में बना है, वह भी
200 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये दीगर बात है कि मैंने 2012 में शिलान्यास किया था और बनाने में आपने 2026 लगा दिए। अभी तक तो मैं 2 और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दे चुका होता अगर आप समय पर काम कर रहे होते। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर चल रहे असंतोष के बीच प्रदेश भर के दिव्यांग संगठनों ने 16 जून को शिमला में विशाल रैली एवं प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता राजेश ठाकुर ने प्रदेश के सभी दिव्यांग साथियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की है। उनका कहना है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों से संबंधित कई सुविधाओं पर अधिकारों में लगातार कटौती भी की गई है। उससे प्रदेश का दिव्यांग वर्ग स्वयं को अपेक्षित महसूस कर रहा है। राजेश ठाकुर ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के बजाय उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी की जा रही है। यही कारण है कि अब प्रदेश भर के दिव्यांगजन अपने अधिकारों की लड़ाई को एक बड़े जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी कर रहा है। दिव्यांग संगठनों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली सहारा पेंशन दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। राजेश ठाकुर ने बताया कि दिव्यांगजनों को मिलने वाली सहारा पेंशन वर्ष भर में केवल 36,000 रुपए बनती है, जो मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बेहद कम है। उनका कहना है कि कई दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनकी आय का कोई अन्य साधन नहीं है और वे पूरी तरह से सहायता राशि पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों, सहायक उपकरणों, परिवहन और दैनिक जरूरतों पर होने वाले खर्च को देखते हुए यह राशि नाकाफी साबित होती है। ऐसे में सरकार को दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता बढ़ाने और उनके लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता है। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से प्रदेश के हजारों दिव्यांगजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार ज्ञापन सौंपे गए, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकातें की गई तथा अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अब तक उनकी अधिकांश मांगे लंबित है। राजेश ठाकुर के अनुसार दिव्यांग समाज रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता से जुड़े कई मुद्दों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो दिव्यांगजनों को और अधिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 15 जून को प्रदेश के विभिन्न जिलों से दिव्यांगजन शिमला पहुंचेंगे और एकत्र होंगे। इसके बाद 16 जून को राजधानी शिमला में विशाल रैली और प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन भाग लेंगे। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह केवल एक रैली नहीं बल्कि दिव्यांग समाज के सम्मान, अधिकार और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक सामूहिक प्रयास है। उनका मानना है कि जब तक दिव्यांगजन एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तब तक उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो पाएगा। नमस्कार साथियों, मैं रामपुर शहर से राजेश ठाकुर। सभी देव टुडे जनता को, सोशल मीडिया में जुड़े साथियों को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। समस्त हिमाचल प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए एक अवश्य सूचना है। जैसे सभी जानते हैं, दिव्यांगजनों की अनदेखी पिछले 3 सालों से हो रही है और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो सहारा योजना लगाई गई थी और यूडीआई कार्ड जो हमारा चलता था उसे भी सुक्खू सरकार ने पूरी तरह से बंद किया है। 12 महीने से हमारी सहारा पेंशन भी बची है जो कि साल के 36,000 बनते हैं। 36,000 से दिव्यांगजनों का, गरीब तबके के लोगों का 36 का कम होते हैं, 36 जरूरतें हमारी पूरी होती है। लेकिन प्रदेश की सुक्खू सरकार, शासन प्रशासन जो दिव्यांग समाज है, सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसे और कमज़ोर बनाया जा रहा है और जो उनके लिए सुविधाएं लगाई गई थी उन समाज को सशक्त करने के लिए वो भी हमसे छीनी जा रही है। तो सभी दिव्यांगजनों से, हिमाचल प्रदेश के जितने दिव्यांग संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, भावुक अपील है कि 15 तारीख को शिमला पहुंचे और 16 तारीख को एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है जो कि 16 तारीख से 20 तारीख तक चलेगी। इसमें अधिक से अधिक दिव्यांगजन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तभी हम अपने दिव्यांग समाज को सशक्त बना सकते हैं। तो अपने दिव्यांग समाज को सशक्त बनाने के लिए, अपने दिव्यांग समाज के बाल बच्चों को पालने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए और
दिव्यांग विरोधी सुक्खू सरकार का विरोध करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में 15 तारीख को शिमला पहुंचे और 16 तारीख को एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है दिव्यांगजनों की ओर से। उसकी अपनी भागीदारी सुनिश्चित दिखाए और इस दिव्यांग विरोधी सुक्खू सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से दे और अपने दिव्यांग समाज को सशक्त बनाए। बाकी मिलते हैं 15 जून 2026 को शिमला में। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट के साथ ताज़ा बर्फबारी भी दर्ज की गई है। मौसम के इस अचानक बदलाव ने जहाँ लोगों को भीषण गर्मी से राहत प्रदान की है, वहीं किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के बीच भी नई उम्मीदें जगा दी है। देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल ऊना में बीते दिनों तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तेज धूप और लू के कारण दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा था। लोग घरों में रहने को मजबूर हो चुके थे और बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन वीरवार देर शाम से मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं, गरज, चमक और बारिश ने पूरे जिले का मौसम बदल दिया। शुक्रवार सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो वातावरण में ठंडक महसूस की गई। बारिश और आंधी के प्रभाव से ऊना के अधिकतम तापमान में 11.6 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है और तापमान घटकर 32.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इस बीच बिलासपुर जिले में भी मौसम परिवर्तन का गहरा प्रभाव देखने को मिला। यहाँ भी अधिकतम तापमान में 11.6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। वीरवार तक जहाँ लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, वहीं शुक्रवार को मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। बिलासपुर का दिन का तापमान गिरकर 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी कम है। तापमान में आई इस भारी गिरावट ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दे दी है। राज्य के अन्य जिलों में भी मौसम परिवर्तन का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और चंबा सहित अनेक क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। कई स्थानों पर बादलों की तेज गर्जना और बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज की गई। बारिश के बाद वातावरण में ताजगी लौट आई और कई दिनों से सूखी धरती को नमी मिली है। सबसे अधिक चर्चा रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी की हो रही है। इस बार रोहतांग दर्रे में हुई बर्फबारी ने मौसम को पूरी तरह सेट बना दिया है। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ों का दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जून के महीने में इस प्रकार की बर्फबारी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडी हवाएं और हिमपात की परिस्थितियां बनी हुई है। मौसम में आए इस बदलाव का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी और कुफरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना भी बताई जा रही है। भीषण गर्मी से परेशान होकर मैदानी राज्यों से आने वाले पर्यटक अब हिमाचल की ओर रुख करने लगे हैं। होटल व्यवसायियों का मानना है कि मौसम में आई ठंडक पर्यटन उद्योग के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए भी यह बारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी उपलब्ध हुई है, जिससे बुआई कार्यों को गति मिलेगी। बागवानों का कहना है कि सेब, नाशपाती, पलम और अन्य फलों के लिए भी यह मौसम लाभकारी हो सकता है। हालांकि ओलावृष्टि की आशंका को लेकर कुछ क्षेत्रों में चिंता भी बनी हुई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अगले कई दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है। विभाग ने बताया है कि 13 जून को भी राज्य के अनेक भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त 14, 15, 16 और 17 जून को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए अब चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के कुछ भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में तेज तूफान, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और भारी वर्षा की घटनाएं हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर न जाए और बिजली कड़कने के समय पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार पर लगाए गए आरोपों के बाद प्रदेश कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
प्रदेश सरकार के मंत्री रोहित ठाकुर राजेश धर्मानी ने भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय चुनौतियों और अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार का रवैया निराशाजनक रहा है। मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश वासियों को उम्मीद थी कि जेपी नड्डा अपने हिमाचल दौरे के दौरान राज्य की लंबित मांगों और वित्तीय सहायता से जुड़े मामलों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश वर्तमान में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और राज्य को केंद्र से विशेष सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन उनके दौरे के दौरान इन महत्वपूर्ण विषयों पर कोई ठोस घोषणा या आश्वासन सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी में किए गए कटौती का मुद्दा प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। यह कटौती संसद में प्रस्तुत और स्वीकृत की गई, जिससे हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व ने इस मामले में प्रदेश के हितों की प्रभावी पैरवी नहीं की और न ही केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल की आवाज को मजबूती से रखा। रोहित ठाकुर और राजेश धर्मानी ने कहा कि प्रदेश से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भाजपा नेताओं ने अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप सहायता की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त सहयोग नहीं दिया जा रहा। मंत्रियों ने भाजपा पर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले समय में सरकार गिराने के प्रयास किए गए, जिन्हें प्रदेश की जनता ने देखा है। इसके बावजूद जनता ने लोकतांत्रिक मूल्य और अपने जनादेश का सम्मान करते हुए कांग्रेस सरकार पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा के राजनीतिक प्रयास जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी तरह मजबूत और स्थिर है। उन्होंने कहा कि सरकार जन कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों के माध्यम से जनता के बीच किए गए वादों को लगातार पूरा कर रही है। हिमाचल प्रदेश का था और नड्डा जी तो जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक वरिष्ठ राजनेता भी है और विशेषकर हिमाचल के संबंध होने के कारण, हमारे प्रदेश का संबंध होने के कारण उनके दौरे से, उनके कार्यक्रम से बहुत सी आशाएं प्रदेशवासियों को रहती है। लेकिन जो ये 2 दिवसीय दौरा था, इस 2 दिवसीय दौरे में मात्र मैं समझता हूं अपने संगठन माने या अपनी राजनीतिक स्टेटमेंट्स तक ये दौरा रहा। और जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत से ऐसे विषय है हमारे प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, जिस पर आवश्यकता थी वो अपनी बात रखते। ये किसी से छुपा नहीं कि कितनी गंभीर वित्तीय स्थिति से प्रदेश गुजर रहा है। आज उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से हमारे ऐसे फंड्स हैं जो अभी तक अनयूटिलाइज पड़े हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आज तक के हिमाचल के इतिहास में जब से प्रदेश हमारा अस्तित्व में आया तब से लेके, क्योंकि हमारी रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट थी, जो हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 1950 के दशक से मिलता था, ये वर्तमान की केंद्र की सरकार है जिनके कार्यकाल के दौरान इसे बंद किया गया, जिससे हर वर्ष हमें कई हजारों करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही साथ आपकी जो आपने देखा होगा जो हमारे को लोन की लिमिट थी उस पे भी एक अंकुश लगाया गया। इसी तरह से यहां तक कि जो प्रधानमंत्री जी की गत वर्ष जब 2025 में 23 के उपरांत जो प्राकृतिक आपदा के दौरान जब वो कांगड़ा जिला आए थे, उस वक्त की घोषणा भी लगभग 1500 करोड़ के आसपास की आज तक लंबित पड़ी है। तो हमें आशा थी कि इस 2 दिवसीय दौरे में चलो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ जो एक मंत्री के रूप में, एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में एक प्रदेश में आने पर जो एक आशाएं होती है, हमारे साथ भी एक संपर्क साधा जाता सरकार के साथ, और साथ ही साथ जो इन 3-3.5 वर्षों के दौरान जो हमारे विशेषकर फाइनेंशियल फ्रंट पे
जिन कठिनाइयों को ना मात्र हमारा प्रदेश, पूरे प्रदेशवासी उसका सामना कर रहे हैं, उसमें भी मैं समझता हूं किस तरह से रास्ता निकले, उस ओर भी अवश्य बात होनी आवश्यक थी। क्योंकि वर्तमान में नड्डा जी जो टॉप 5 मिनिस्टर्स है केंद्र में, और इस बात का हमको गर्व भी है, लेकिन उस पद का हमारे प्रदेश को विशेषकर इन गंभीर वित्तीय परिस्थिति के दौरान लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उसका अभाव है। इसका अपितु, जैसे मैंने उदाहरण दिया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, उस पर कटौती लगाएगी और इसका नुकसान ना मात्र मैं समझता हूं वर्तमान में आने वाले समय में भी प्रदेश को झेलना पड़ेगा। और जहां तक शिक्षा विभाग की बात आती है, स्वास्थ्य विभाग की बात आती है, जो उन्होंने मुद्दे और भी उठाए हैं, ये वर्तमान सरकार की हमारी प्राथमिकता उसका ही परिणाम है। चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुए, जिस पर एक तरह का मोहर हमारी केंद्र सरकार ने लगाई है, चाहे वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट की बात हो, चाहे वो नेस की रिपोर्ट की बात हो, असर की रिपोर्ट की बात हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की भी जो हमारे इंडिकेटर्स है, उसमें भी मैं समझता हूं सबसे बेहतर स्टेटों में हिमाचल प्रदेश को आंका जाता है। जैसा उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी आए यहाँ पे और पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात कही, तो इस संदर्भ में शुरुआत में तो मैं कहना चाहूंगा, और अपने कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में होती थी उस समय के कार्यकाल को हम याद करते हैं, और जब कांग्रेस सरकार के या यूपीए सरकार में जो मंत्री थे, जब हिमाचल के दौरे पे आते थे, तो अगर आप इसकी तुलना नड्डा जी के दौरे से करेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा। एक समय था जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार के समय के केंद्रीय वित्त मंत्री यहाँ पे आए चिदम्बरम जी, उन्होंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आकर घोषणा की कि यहाँ पे एक आईआईटी स्वीकृत की जाती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की, आईआईएम की घोषणा की, और एम्स जो है आने वाले समय में खुलेगा, क्योंकि उसमें फैकल्टी की कमी थी। उस समय के जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे श्री गुलाम नबी आजाद जी, उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेजेस चंबा और सिरमौर की घोषणा करी, और टांडा में जो है एक अलग से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने के लिए पैसा दिया। और जब उनका दौरा यहां से जब 2 की घोषणा हो गई, उसके बाद फिर वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे गुलाम नबी आजाद जी से अनुरोध किया कि एक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भी खोला जाए, और उनके अनुरोध पर हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज तीसरा गुलाम नबी आजाद जी ने स्वीकृत किया था। कई जगह पे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल स्वीकृत किए गए, ट्रॉमा वार्ड स्वीकृत किए गए, हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार के समय में यहाँ पे आता था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम बदलकर इन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से उसका नाम बदला। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कभी भी इस योजना में पैसे की कमी नहीं आई, जबकि आयुष्मान भारत में हमें सिर्फ 45-46 करोड़ के आसपास मिलता है, जबकि प्रदेश का कुल खर्चा इस योजना पर 100 करोड़ से 120 करोड़ के बीच में होता है। उसी तरीके से बाकी जो मुद्दे थे, हमें उम्मीद थी कि नड्डा जी यहाँ पे आएंगे और प्रदेश सरकार की जो लंबित मांगे हैं, खास करके वित्तीय संबंधी, उनका समाधान निकालेंगे। हमें उम्मीद थी कि आरडीजी बहाली के लिए नड्डा जी प्रदेश का पक्ष रखेंगे, लेकिन जब आरडीजी में कटौती जो 16 वित्त आयोग की सिफारिशें संसद में रखी गई और संसद द्वारा मंजूर की गई, तो नड्डा जी ने एक भी शब्द उसके विरोध में नहीं बोला। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के जो लंबित मामले हैं,
हमारे बीबीएमबी का एरिया 4,500 करोड़ रुपए। नड्डा जी का कभी उसके ऊपर कोई बयान हिमाचल के पक्ष में नहीं आता है। हमारा जो सानंद पावर प्रोजेक्ट है, जिसका 100 साल की लीज पूर्ण हो चुकी है, उसके बारे में कभी नड्डा जी ने ये नहीं कहा कि ये प्रदेश सरकार को वापस दिलाने में हम केंद्र सरकार की तरफ से जो है मदद करेंगे। ये ठीक कहा रोहित जी ने कि आज नड्डा जी का स्थान केंद्र सरकार में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस शक्ति का फायदा हिमाचल के लोगों को होना चाहिए था। ऐसी हर हिमाचल की उनसे अपेक्षा थी, लेकिन वो यहाँ पे आके जो है उल्टा हमें गालियां देके, उल्टा हमें हिमाचल प्रदेश सरकार को कमजोर करने के उद्देश्य से जो है यहाँ सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करके चले।